नादरीन, इस वक्त दुनिया भर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के क्राइसिस मौजूद हैं बहुत सारे मुल्कों के अंदर, और इस वजह से फिर दुनिया के बहुत से मुल्कों की इकोनॉमीज भी डिस्टर्ब्ड हैं। अब डॉलर कम होने से किसी मुल्क के पास इकोनॉमी कैसे डिस्टर्ब होती है, ये ज़रा समझें। अक्सर जो ममालिक हैं दुनिया के, वो अपनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं डॉलर्स में, यानी वो डॉलर दे के बाहर के मुल्कों को और चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। तो जब इंपोर्ट डॉलर्स की कम होने की वजह से मुतासर होती है, तो उस मुल्क के अंदर वो फैक्ट्रियां जो कि बाहर से रॉ मटेरियल ख़रीद के और बाहर से चीज़ें मंगवा के अपने मुल्क के अंदर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही होती हैं, वो रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सकते। और जब उनका रॉ मटेरियल नहीं आता तो वो फैक्ट्रियां नहीं चल रही होती, और इससे फिर उन मुल्कों के अंदर एक तो बेरोज़गारी बढ़ती है, दूसरा उन मुल्कों की ख़ुद की एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही होती है, क्योंकि जब फिनिश्ड गुड्स नहीं बनेंगे मुल्क के अंदर तो एक्सपोर्ट क्या होंगे बाहर। इसको यूं समझें कि मिसाल के तौर पर जैसे इंडिया है, अब इंडिया के अंदर जैसे कोई दवाई की कंपनी है, अब उस दवाई की कंपनी को कोई टैबलेट बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो चाइना से मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। अब वो केमिकल रॉ मटेरियल जो है चाइना से मंगवा के अपनी फैक्ट्री में टैबलेट की शक्ल में उन्होंने कुछ मज़ीद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको कन्वर्ट कर दिया। अब वो टैबलेट जो है इंडिया बांग्लादेश को बेचना चाहता है अगर, तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि केमिकल नहीं आया, और केमिकल ना आने की सूरत में टैबलेट नहीं बनी, तो वो फिर एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकी। तो ये सारा का सारा इस वक्त दुनिया का जो निज़ाम है वो बड़ी हद तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दुनिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो डॉलर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, लेकिन ऐसे डॉलर का क्राइसिस है बहुत सारे मुल्कों में, और इसी के चलते दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो है वो आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं और वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ डॉलर मिल जाए, लोन मिल जाए तो हमारा सिस्टम चले। अब इसके अंदर कुछ मुल्कों की जो सरकारें हैं उनकी नालायकी का कसूर है कि उनके पास डॉलर्स कम है, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर 10 महीने के अंदर अंदर डॉलर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 17 बिलियन डॉलर से सिर्फ 3 बिलियन 3.5 बिलियन पहुँच गए। तो ये असल में सरकारी सतह पर मिसमैनेजमेंट इसमें नज़र आ रही होती है। इसके अलावा आप देखें श्रीलंका, वहाँ पर भी सरकारी सतह पर हमें बैड गवर्नेंस नज़र आई, मिसमैनेजमेंट नज़र आई, जिस वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया था पिछली जो सरकार जिनकी, उनमें राजा पक्सास की सरकार में। लिहाजा इस वक्त बहुत सारे मुल्क देख रहे हैं आईएमएफ की तरफ दुनिया में, अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर बहुत सारे मुल्क देख रहे हैं कि आईएमएफ हमें कुछ डॉलर्स दे दे तो हम अपना इकोनॉमी को रिवाइव करें, सिस्टम थोड़ा सा हमारा चले। एशिया के अंदर, हमारे साउथ एशिया के अंदर श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो 3 बड़े मुल्क हैं जिन्होंने आईएमएफ से डॉलर्स के लिए एप्लीकेशंस दी हुई हैं। लेकिन बांग्लादेश वो मुल्क है जिसने श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद आईएमएफ को कहा था कि हमें ये आप डॉलर्स दे दें, 4.5 बिलियन डॉलर्स। लेकिन बांग्लादेश को इन दोनों मुल्कों से पहले पैसे मिल गए, ओके कर दिया आईएमएफ ने। 4.5 बिलियन डॉलर्स के लिए बांग्लादेश ने आईएमएफ को कहा था, और इंटरेस्टिंग बात देखें, आईएमएफ ने दे दिए 4.7 बिलियन डॉलर। मांगे थे बांग्लादेश ने 4.5, दे दिए 4.7 बिलियन डॉलर्स। अब ये एक अजब सी बात है कि ये क्या बात हो गई भाई, अब जितने चाहिए उससे ज़्यादा दे दिए, तो ये कैसे हो गया? इंटरेस्टिंग बात है ना। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है कि वाई आईएमएफ अप्रूव्स 4.7 बिलियन डॉलर्स अगेंस्ट बांग्लादेश लोन प्रपोजल फॉर 4.5 बिलियन डॉलर्स के मांगे बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर है और दे दिए उसको 4.7 बिलियन डॉलर। पहले ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के जरिए लेंडिंग कर रहे होते थे, पैसे देते थे मुल्कों को कि जी इतना आपकी करेंसी का इतना हमारा बनेगा, डॉलर का रेट ये होगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती थी। लेकिन 1973 में आईएमएफ ने, इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, बड़े मसले हो रहे थे इस सिस्टम के अंदर। तो आईएमएफ ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो था डॉलर वर्सेस अदर करेंसी जो दूसरे मुल्कों की थी, उसको 1973 में ख़त्म कर दिया कि ये नहीं करेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन्होंने एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया 1973 के अंदर, और उसको उन्होंने नाम दिया एसडीआर का, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये उन्होंने नाम दिया, एसडीआर नाम की एक चीज़ उन्होंने मुतारिफ कराई। अब ये एसडीआर जो है कोई करेंसी नहीं है,
इसके रिजर्व्स पड़े होते हैं आईएमएफ के पास, लेकिन ये कोई करेंसी नहीं है इटसेल्फ, और ये कोई दूसरा मुल्क भी यूज नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ आईएमएफ के लिए खास है। ये उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसको उन्होंने फिक्स्ड रेट जो था उसके बदले में इंट्रोड्यूस कराया हुआ था। तो ये करेंसी नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लें कि इसके रिजर्व्स तो हैं, लेकिन ये इटसेल्फ कोई करेंसी नहीं है। आसान भाषा में यूं समझे इसको कि ये एक अकाउंटिंग यूनिट है, सिर्फ अकाउंटिंग यूनिट है जो कि आईएमएफ की ट्रांजैक्शंस में यूज हो रहा होता है। जो भी आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ जब आईएमएफ डील कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, लेन देन कर रहा होता है, तो उसमें एसडीआर एक अकाउंटिंग यूनिट के तौर पर यूज होता है। अब एसडीआर जो आईएमएफ मेंटेन करता है, इसका वैल्यू वो कैसे एलोकेट करते हैं, किस तरह से उसको वैल्यू की शक्ल कैसे देते हैं। 5 दुनिया की बड़ी करेंसीज हैं जिनका आईएमएफ एक पूल बनाता है, और एसडीआर का वैल्यू उन 5 मुल्कों की करेंसीज पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो 42% वैल्यू है एसडीआर का, वो खुद डॉलर पे डिपेंड करता है, डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है। दुनिया में डॉलर चीप या स्ट्रांग होने से एसडीआर का वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिर्फ डॉलर नहीं है इसके अंदर 31% जो वैल्यू होता है वो यूरो का भी होता है। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका। फिर इसके अंदर चाइनीज युआन का भी वैल्यू होता है। 11% जो एसडीआर का वैल्यू होता है वो युआन पे भी डिपेंड करता है, यानी युआन भी अगर ऊपर नीचे होता है तो भी ये जो एसडीआर का रेट है ये ऊपर नीचे होता है। फिर इसके अंदर पाउंड भी है, ब्रिटिश पाउंड, उसका 8% वैल्यू वो भी लगाते हैं। तो बेसिकली ये मल्टीपल करेंसीज को मिला के और उनका जो वैल्यू है वो मिला के एक बास्केट बनाया हुआ है आईएमएफ ने, और उस पे एसडीआर का वैल्यू जो है उन्होंने फिक्स किया हुआ होता है, सिर्फ डॉलर पे नहीं किया हुआ होता। तो बांग्लादेश ने जो आईएमएफ को लोन के लिए अप्लाई किया था वो डॉलर पे नहीं अप्लाई किया था। दिस इज द पॉइंट, डॉलर में नहीं किया, उन्होंने एसडीआर के रेट पे किया था कि हमें 3.5 बिलियन डॉलर का एसडीआर चाहिए। और उस वक्त जब बांग्लादेश ने लोन के लिए अप्लाई किया था तो 3.5 बिलियन डॉलर का एसडीआर जो था वो 4.5 बिलियन डॉलर्स बन रहा था यूएसडी में। लेकिन अब जब उनका लोन अप्रूव हुआ है ना, तो इस वक्त एसडीआर को जब कन्वर्ट करेंगे आप 3.5 बिलियन एसडीआर, तो वो बन जाएंगे 4.7 बिलियन डॉलर्स। तो इसीलिए बांग्लादेश को असल में 0.2 बिलियन डॉलर्स ज्यादा मिले हैं। लिहाजा कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहा था बांग्लादेश के अंदर, तो इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है या इसके अंदर कुछ गेम है। तो कोई गेम नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है आईएमएफ का। एसडीआर पे अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, तो ये वैल्यू वैसे ही फ्लक्चुएट होना था। ये 4.5 इन्होंने किया था ना, तो 4.2 भी मिल सकते थे, 4.1 बिलियन डॉलर भी मिल सकते थे, लेकिन चूंकि एसडीआर का रेट इस वक्त ज्यादा है तो इसीलिए बांग्लादेश को जो अमाउंट मिला है वो भी ज्यादा मिला हुआ है, 4.7 बिलियन डॉलर्स मिला हुआ है। तो इसके ये क्लीन ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आना चाहिए।